हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का आपका नाम है टू वेरिएबल रिग्रेशन। टू वेरिएबल रिग्रेशन, यहाँ पे हमें पढ़ना है दो चीज़ें इसमें, इंटरवल एस्टिमेशन and hypothesis testing। सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई ये टू वेरिएबल रिग्रेशन क्या है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि इसमें हम किस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल क्या है। हम जो इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं अब तक, दैट इज़ yi इज़ इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस ui। ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है और यहाँ पे हम सिर्फ दो वेरिएबल की बात करें एंड दीज टू वेरिएबल आर yi एंड xi। yi को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, या फिर हम इसको रिग्रेसेंट भी बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल है ये हमारा, और xi क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर हम इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स की बात की है। इसी मॉडल को हम क्या कहते हैं, टू वेरिएबल रिग्रेशन। ये हमारा PRF है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें SRF निकालना है तो वो क्या होता है, yi हैट इज इक्वल टू β1 हैट प्लस β2 हैट प्लस β2 हैट xi प्लस ui हैट। ये हमारा क्या होता है, दिस इक्वेशन इज आवर SRF, सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। अब हमें पढ़ना किसके बारे में, टू वेरिएबल रिग्रेशन के ही अंडर हम पढ़ने वाले हैं इंटरवल एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब तक हमने क्या किया है, हमें yi निकालना था, उसकी जगह पे हम एस्टिमेट करते हैं yi हैट। β1 निकालना है, उसकी जगह पे एस्टिमेट करते हैं β1 हैट। β2 निकालना है, उसकी जगह पे एस्टिमेट करते हैं β2 हैट। तो हमने जो वैल्यूज़ निकाली β2 हैट की, जैसे हमारे पास वैल्यू आई थी समेशन xi yi अपॉन समेशन xi स्क्वायर, और β1 हैट की वैल्यू आई थी y बार माइनस β2 हैट x बार। ये दोनों वैल्यूज़ जो आई हैं हमारी, ये एक्चुअल में हमने क्या निकाला है, दिस इज़ नोन एज पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन मैंने पहले भी बताया, पॉइंट और इंटरवल में डिफरेंस। पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब होता है एक सिंगल वैल्यू निकल के आएगी, सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन होगी xi yi की न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और आप इसकी हेल्प से एक सिंगल वैल्यू निकालेंगे, किसकी, β2 और β1 हैट की। सिंगल वैल्यू को ही हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट एस्टिमेशन बोल रहे हैं। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज अ सिंगल थिंग ना, पॉइंट एस्टिमेशन। तो अब तक जो चैप्टर नंबर 4 तक हमने किया है वो हमने पॉइंट एस्टिमेशन की बात की है। अब नेक्स्ट जो हमारा फोकस होने वाला है वो होने वाला है इंटरवल एस्टिमेशन के ऊपर। इंटरवल एस्टिमेशन स्टैटिस्टिक्स में ऑल्दो सबने पढ़ा होगा, बट एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंटरवल का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, राइट। तो आप इंटरवल का मतलब यहाँ पे मान सकते हो कि आप यहाँ पे बताओगे रेंज, किसकी रेंज, OLS एस्टिमेटर्स की रेंज की बात करोगे, रेंज बताओगे कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल, जब आप पॉइंट एस्टिमेशन निकाल रहे थे तो आपने कहा β2 की वैल्यू आएगी 5.102, राइट। लेकिन जब आप, दिस इज पॉइंट एस्टिमेशन, इसको हम क्या कहेंगे भाई, आपने क्या दे दिया, एक पॉइंट एस्टिमेशन दे दिया, क्योंकि आपने एक एग्जैक्ट वैल्यू बता दी, पॉइंट एस्टिमेशन दे दिया। वहीं अगर आप कहें कि β2 हैट की वैल्यू तो भाई लाई करेगी 4.98 से लेके आपकी 5.90 तक, राइट। तो ये आपने क्या बता दिया, दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज नोन एज इंटरवल एस्टिमेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरवल एस्टिमेशन, क्योंकि आपने क्या किया, एक रेंज प्रोवाइड कर दिया। आपको ये नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, बट हाँ एग्जैक्ट वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी। सो दिस इज इंटरवल एस्टिमेशन। आई होप सबको पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अगर पॉइंट एस्टिमेशन तो आपको ये यूज़ करना है, इंटरवल पूछा जा रहा है तो क्लियर हो जाना चाहिए पहले ही दिमाग में कि वी नीड टू कैलकुलेट द रेंज,
अपर रेंज और आपकी लोअर रेंज क्या होगी। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हमने चैप्टर 3 में एक एग्जाम्पल किया है, दैट एग्जाम्पल इज वेज एजुकेशन वाला एग्जाम्पल, वेजेस एंड एजुकेशन। थोड़ा सा इसका ब्रीफ जो है वो ये है कि आपके सपोज करो यू हैव दिस इक्वेशन वाई आई बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। यहाँ जो वाई आई है ये आपका बता रहा है कि वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये बता रहा है आपकी एजुकेशन के बारे में। मॉडल ये कहता है कि जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती जाएगी आपकी रियल वेजेस भी जो है वो बढ़ती जाएंगी। दिस इज़ द मॉडल। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, वी आर एस्टिमेटिंग एवरेज। बेसिकली हम कह रहे हैं कि एवरेज इंक्रीज इन द मीन आवरली वेज रिलेटेड टू 1 ईयर मीन इंक्रीज इन स्कूलिंग, जो उसकी वैल्यू आएगी वो बताएंगे। अब ये मेरा पूरा मॉडल हो गया, दिस इज़ द मॉडल। अब इस मॉडल में सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है मेरा ये निकालने का, दीज आर द हैट वैल्यूज़, ये निकालने का काम है बीटा 1 हैट और बीटा 2 हैट। तो इस मॉडल में जब हमने पढ़ा था तो बीटा हैट की वैल्यू आई थी 0.7240। सो यहाँ पे बीटा 2 हैट की वैल्यू जो है ये क्या बता रही है, दिस वैल्यू इज शोइंग दैट एवरेज इंक्रीज इन मीन आवरली वेज। अगर आप मीन आवरली वेज की बात करते हैं तो ऑन एवरेज जो है वो इंक्रीज़ कर रही है रिलेटेड टू 1 ईयर इंक्रीज इन स्कूलिंग। मतलब अगर आप स्कूल 1 साल से, आप एजुकेशन अगर 1 साल से बढ़ा देते हो अपनी, तो वाई आई के ऊपर इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, 0.7240 का इम्पैक्ट आ रहा है। विच इज़ अगेन व्हाट इज़ दिस, ये नंबर है ना एक, तो ये क्या है आपका, दिस इज़ अ पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेट है ये किसका, ऑफ अननोन बीटा 2। बीटा 2 का एस्टिमेट है ना बीटा 2 हैट, तो ये पॉइंट एस्टिमेट है। अब ये जो पॉइंट एस्टिमेट है ये कितना रिलायबल है कितना नहीं है, रिलायबिलिटी के लिए हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि भाई बीटा 2 हैट की वैल्यू तो चेंज होती रहती है जैसे जैसे आपका सैम्पल चेंज होगा। सो रिलायबिलिटी के लिए हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट निकालते हैं रिलायबिलिटी के लिए। सो वही पॉइंट एस्टिमेटर की रिलायबिलिटी के लिए हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। सो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द पॉइंट एस्टिमेट अलोन, इस पे ना सिर्फ डिपेंड रह के हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इंटरवल अराउंड द पॉइंट एस्टिमेटर। ये जो आपका स्टैंडर्ड एरर निकालने का पर्पस होता है वो इसीलिए होता है कि हम निकालना चाहते हैं आगे जाके इंटरवल एस्टिमेशन। क्या निकालना चाहते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन। और इंटरवल एस्टिमेशन क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है हमेशा ज़रूरी थोड़ी है कि इसी वैल्यू के बराबर ट्रू पैरामीटर की वैल्यू आए, कभी नहीं आ सकती। तो हमें इंटरवल निकालने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पॉइंट एस्टिमेट की और स्टैंडर्ड एरर की। इसीलिए, और ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करते हैं, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरवल एस्टिमेशन है वो ज़्यादा रिलायबल है। क्यों, क्योंकि वहाँ आपको एटलीस्ट एक रेंज तो प्रोवाइड हो रही है, एक रेंज के विदिन आप क्या कर पा रहे हो, रेंज के विदिन देख पा रहे हो कि आपकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी। स्कोप है ना, इसके बीच से इसके बीच लाई कर सकती है। आप अगर एक ही पॉइंट दे दो वो ना आए, आप अगर किसी को ये कहो, जैसे मैं स्टूडेंट्स को अपने ये कहूँ कि सबके ना 85 नंबर आने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, आप क्या कह रहे हो, आप एक चीज़ थोप रहे हो, और ये कितना एक्यूरेट इतना इन्फॉर्मेशन दे देगा, या कितने बच्चों के 85 आ जाएंगे, बहुत। लेकिन वहीं अगर मैं आपको कह दूँ कि भाई मैं चाहती हूँ कि आप सबके मार्क्स जो है वो 70 से 85 के बीच में आ जाएं, तो मैंने एक रेंज प्रोवाइड कर दी, तो ये ज़्यादा रिलायबिलिटी देगा ना, ये ज़्यादा फीजेबल भी है, यहाँ आपको डेटा अच्छे से मिल जाएगा। इसके चक्कर में क्या हो जाओगे, इसके चक्कर में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो लूज़ कर जाएगी। आधे बच्चों को ये लगेगा अरे 85 लाना तो बड़ा मुश्किल है, क्यों ही मेहनत कर रहे हैं हम। लेकिन यहाँ जब आपको एक रेंज प्रोवाइड हो जाएगी, मोटिवेशन मिला रहेगा, रिलायबिलिटी हो जाएगी, राइट। सो इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो रिलायबल पर्सपेक्टिव से क्या है, हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है इसमें वो क्या है, दैट अब बेसिकली दिस वाज ऑल अ रफ आइडिया अबाउट द इंटरवल एस्टिमेशन। अब हमें नेक्स्ट चीज़ जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम इंटरवल कंटेन्स द ट्रू बीटा 2। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबने स्टैटिस्टिक्स में आई थिंक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, वही उसी का ही यूज़ कर रहे हैं हम। एक रैंडम इंटरवल निकाल रहे हैं, रैंडम इंटरवल, ठीक है। वो रैंडम इंटरवल क्या है आपका, वो रैंडम इंटरवल है आपका बीटा 2 हैट की वैल्यू में से आप क्या करो, एक डेल्टा माइनस कर दो और अपर लिमिट के लिए डेल्टा प्लस कर दो, ठीक है। यही किया हमने। अब हम ये कह रहे हैं, ये जो नंबर हमने लिया है, ये जो क्लास इंटरवल लिया है हमने, ये क्लास इंटरवल, ये रैंडम इंटरवल, इसकी प्रोबेबिलिटी कि आपकी जो ट्रू बीटा 2 है, मतलब जो एक्चुअल में बीटा 2 की वैल्यू है, वो इन दोनों के बीच में ही लाई करनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा। इसी जो ये जो इंटरवल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल नॉर्मल लैंग्वेज में कि ये जो मेरा कॉन्फिडेंस है कि जो इंटरवल है, ये जो मेरा इंटरवल है, मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि जो ट्रू वैल्यू है वो इसी इंटरवल के बीच में लाई करेगी, तो उसी को कॉन्फिडेंस इंटरवल बोल रहे हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में यही तो है, राइट। और 1 माइनस अल्फ़ा की जो वैल्यू है, 1 माइनस अल्फ़ा, व्हाट इज़ इट शोइंग, ये आपका कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट का मतलब है, देखो एक तरफ आप क्या कह रहे हो, भाई मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मेरे ट्रू पैरामीटर हैं बीटा 2 वो इसी इंटरवल के अंदर लाई करेगा, राइट। लेकिन कितने कॉन्फिडेंट हो आप, वो भी तो बताओ। तो वो प्रोबेबिलिटी बता रही है 1 माइनस अल्फ़ा कि भाई मैं 95% श्योर हूँ कि मेरी जो बीटा 2 की वैल्यू है वो इसी रेंज में आएगी, राइट। 5% श्योर नहीं हूँ, 5% एरर के चांस भी हैं। तो इसको 1 माइनस अल्फ़ा मेरे लिए क्या है, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। ये क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। दोनों चीज़ों में आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। दोनों चीज़ों को मिला के हम कैसे लिखेंगे, दोनों चीज़ों को मिला के लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी कि मेरी जो वैल्यू है, किसकी, मेरी जो वैल्यू है बीटा 2 की, वो इन दो नंबर के बीच में ही रहने वाली है, और मैं इस चीज़ के लिए 1 माइनस अल्फ़ा % कॉन्फिडेंट हूँ। वापस से देख लेते हैं क्या बता रहा है। ये कह रहा है कि भाई किसकी वैल्यू निकालनी है, किसके बारे में, बीटा 2 के बारे में बात हो रही है। बीटा 2 के बारे में मैं ये कह रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी, मान के चलो ये 95% है, अकॉर्डिंग टू मी मैं 95% श्योर हूँ कि बीटा 2 की वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। इसका मतलब ये है। या फिर यहाँ पे पी आर क्या है, प्रोबेबिलिटी, या फिर मैं ये कहूँ कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि बीटा 2 की जो वैल्यू है वो इस नंबर और इस नंबर के बीच में लाई करेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच। अब यहाँ जो ये वाली चीज़ है, ये दिस थिंग एंड दिस थिंग, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट्स। ये कॉन्फिडेंस की लिमिट्स हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है आपकी, एक तो लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है और एक अपर। लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट और अपर। सो लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है, जो सबसे ये वाली, दिस इज लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। अपर क्या है, ये वाली, ये अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है। 1 माइनस अल्फ़ा क्या है, अभी बताया था, 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है।
जिसको हम परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। तो हमेशा ये इट इज़ रिटन एज 100 1 माइनस अल्फ़ा, ऐसे लिखा नहीं जाता बट इसको इस तरीके से लिखते हैं क्यों, जैसे अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा आपको पॉइंट में गिरना, ये होगी 0.05, तो 1 माइनस 0.05 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.95 और इसकी मल्टीप्लाई जब 100 से कर दोगे तो आ जाएगा 95%। इस तरीके से चलती हैं ये वैल्यूज़। स्टैट्स में आई थिंक सबने की होगी ये जो पूरी इक्वेशन हम बात कर रहे हैं, ये पूरी इक्वेशन ये इंटरवल एस्टिमेटर है, इंटरवल एस्टिमेटर है। इस इक्वेशन के थ्रू हम इंटरवल को एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या टर्म्स हमने यूज़ कर ली, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या टर्म। सबसे पहली टर्म क्या यूज़ करी हमने, इन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो इंटरवल जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, नॉर्मल लैंग्वेज में जो बात करें, राइट। एक हमने टर्म डिस्कस करी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट। उसके बाद हमने एक टर्म डिस्कस करी कॉन्फिडेंस लिमिट्स। अच्छा, कोशिश करना कि कितने लोगों को पता है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जब बात आ रही है तो वो क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है β2 हैट माइनस डेल्टा कॉमा β2 है प्लस डेल्टा, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 माइनस अल्फ़ा है, इसी को हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस याद रखना, बहुत सारे नाम से जाना जाता है, इसी को हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोला जाता है। और कॉन्फिडेंस लिमिट्स आपकी क्या है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कॉन्फिडेंस लिमिट बोलते हैं। तो नाम क्लियर होने चाहिए सबसे पहले, नाम से नहीं डरना है, नाम जहाँ पता लगे उसके बाद तो कॉन्सेप्ट ज़रा सा है, नाम सबको आई थिंक क्लियर होंगे। सो मैंने क्या बताया, मेरा एक β2 है जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो मुझे पता लगा कि जो β2 की वैल्यू है ये दो चीज़ों के बीच में लाई कर सकती है, β2 हैट माइनस डेल्टा, β2 हैट प्लस डेल्टा। और इस β2 के इन दोनों के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस अल्फ़ा। दिस इज ऑल। सो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल एस्टिमेटर। आई होप सबको इंटरवल एस्टिमेशन या फिर आपका इंटरवल किस तरीके से निकालते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अभी हमने जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उस पर नहीं आया, अभी सिर्फ मैंने बताया है कि इंटरवल होता क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन होता क्या है। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, कॉन्फिडेंस इंटरवल, confidence intervals for regression coefficients β1 and β2। सो इनके कोफिशिएंट जो हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट है β1 और β2, सबसे पहले तो हेडिंग में ही समझ जाना चाहिए β1 और β2 क्या हैं, ये हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर हैं, ठीक है। इनके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने हैं हमें कि भाई इनकी जो वैल्यूज़ है वो किसके बीच में लाई करेगी वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर β2, β2 के लिए कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने इन द लास्ट वीडियो एंड लास्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 4, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो आपका β2 है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, z इज़ इक्वल टू β2 हैट β2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ β2 हैट, ये यूज़ करेंगे। आपका जो स्टैंडर्ड एरर होता है β2 हैट का वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन स्मॉल xi स्क्वायर, ये होता है। अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि हमारा सिग्मा स्क्वायर जो है वो नोन है। सो इसको वी कैन ऑल्सो राइट इट एज β2 हैट माइनस β2
ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, ये सैंपल पैरामीटर है, अपॉन सिग्मा, क्योंकि स्टैंडर्ड, एक सेकेंड, दिस इज द अंडर रूट, हाँ स्टैंडर्ड एरर, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन दिस इज स्टैंडर्ड एरर में हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा, ये यहाँ आ गया, और ये ऊपर चला जाएगा आपका अंडर रूट समेशन स्मॉल xi स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं टू मेक प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट अबाउट बीटा टू प्रोवाइड द ट्रू पॉपुलेशन वेरिएंस। अब यहाँ पे अगर आपको सिग्मा स्क्वायर नोन है तो बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कहती है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल की कि भाई जो आपका बीटा टू है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। बेसिकली द एरिया अंडर, देखो जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ना ये कर्व बन जाना चाहिए, राइट, ये कर्व बन जाना चाहिए, और कर्व बनते ही हमें पता है यहाँ पे होता है मीन, राइट, मीन होता है आपका ये एक्स बार शुड बी इक्वल टू म्यू, एक्स बार यहाँ पे क्या होता है सैंपल मीन, म्यू क्या होता है पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इधर इधर जाते जाओगे, इस साइड और इस साइड, ये नेगेटिव साइड है और ये आपकी पॉजिटिव साइड है, राइट, तो जैसे जैसे आप जा रहे हो तो आपको पता है अगर आप इसमें इफ़ यू विल ऐड, ये ले लो इतना एरिया, अगर आप इस म्यू में ऐड करते हैं, ऐड या माइनस करते हैं सिग्मा, यहाँ माइनस हो रहा है, एक सेकेंड, ये आपका म्यू मान लो, ठीक है, ये दीज वैल्यूज, हाँ। अब आप अगर यहाँ और यहाँ क्या कर रहे हो, म्यू में इस साइड क्या कर रहे हो माइनस सिग्मा कर रहे हो, और इस साइड क्या कर रहे हो प्लस सिग्मा कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक एरिया अंडर द कर्व, अगर आप इस एरिया की बात करोगे, दिस होल एरिया, ये आपकी परसेंटेज हो जाती है 68%। ये सबको पता होगी, ये स्टैटिस्टिक्स में ही पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, अब एक बार और बात करते हैं एक चीज़ की, अगर आप क्या करते हो म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा करते हो, तो ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये कितने परसेंट का एरिया होगा, दिस विल बी 95%। और एक और कर्व बना देते हुए यहीं पे, ये बिल्कुल यहाँ आ जाओ एंड पे, ठीक है, एंड पे आते ही म्यू -3 सिग्मा और म्यू +3 सिग्मा, ये जो एरिया होगा दिस होल एरिया, दिस इज 99%। इतना ये चीज़ याद आ जानी चाहिए सबको कि ये क्या बात हो रही है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो z अल्फ़ा की वैल्यू आती है ना, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आपका अगर 5% है, इसका मतलब ये यूज़ कर रहे हैं आप। अल्फ़ा अगर आपका 1% है तो ये यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे अल्फ़ा अगर आपका कितना है, ऑलमोस्ट 30% समथिंग होता है। ये बहुत कम यूज़ होता है, क्वेश्चंस में यूज़ होता है, बट जनरली हम ये दोनों यूज़ करते हैं। तो इतना सबको क्लियर, अगर हमारा सिग्मा स्क्वायर नोन है तो हमें एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व पता होता है कि कितना है, अगर सिग्मा स्क्वायर पता है, क्योंकि यहाँ सिग्मा स्क्वायर पता है तो सिग्मा भी पता है, तो इजीली आप एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हो। बट आपका सिग्मा स्क्वायर जो वो रेयरली आपको पता होता है, और जब आपको ये पता नहीं होगा तो आप क्या करते हो, जब सिग्मा स्क्वायर नहीं पता होता तो इसका भी एस्टिमेटर निकालते हो, विच इज सिग्मा हैट स्क्वायर, और इसका स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा, सिग्मा हैट। तो जब भी देखो, अब यहाँ क्या करना है, जब आपको सिग्मा स्क्वायर नोन है तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा लगेगा, z लगेगा हमेशा, β2 हैट माइनस β2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ β2 हैट। जब भी आपको ये नोन है, ये चीज़ याद रखनी है, सिर्फ इसी का रोल है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ने हैं स्टैटिस्टिक्स की तरह, बट यहाँ बस ये ध्यान रखना है, जब सिग्मा स्क्वायर आपको नोन है तो z लगेगा, और जब सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो उस केस में आपका लगेगा t डिस्ट्रीब्यूशन।
और टी का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम होता है, छोटा सा डिफरेंस आएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू हैट, आपके स्टैंडर्ड एरर में फ़र्क आ जाता है। स्टैंडर्ड एरर जो है आपका वो हो जाता है सिग्मा हैट अपॉन समेशन एक्स आई का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाता है, बस इतना सा फ़र्क है। सो ये याद रखना, जब नोन होता है तो z डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, अननोन होता है तो t डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, और t आपका होता है अल्फ़ा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ आता है, और z जो है वो सिर्फ अल्फ़ा के साथ आता है। एक बार मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, जब भी आप ये चैप्टर एक बार पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें बट प्रॉपर्टीज़ ज़रूर पढ़ लें, ताकि ये चीज़ें जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें यहाँ पे कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये सब स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है आपने। तो z और t डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा लगेगा ये सबको क्लियर है। अब आ जाते हैं कि भाई इसकी हेल्प से हम इंटरवल, अभी पहुँचे नहीं हैं अभी हम सिर्फ सबसे पहले क्या करें, तैयारी कर रहे हैं, अभी डिश बननी तैयार नहीं हुई है हमारी, अभी हम सिर्फ इंग्रेडिएंट तैयार कर रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट में हमने क्या क्या तैयार किया, बेसिकली इंग्रेडिएंट में हमने ये कहा है कि भाई कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है, पहले तो हमें ये बताओ। तो वो हम डिपेंड करेंगे, भाई सिग्मा स्क्वायर नोन है तो z, सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो t फॉलो करेंगे। सो जनरली हमें ये नहीं पता होता है तो हम यही यूज़ करते हैं, t डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एक चीज़ हमारी सॉल्व हुई, अब आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि दैट वी कैन यूज़ अ टी डिस्ट्रीब्यूशन टू एस्टैब्लिश अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा टू। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, देखो बेसिकली व्हाट वी आर यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन टू establish a confidence interval for बीटा टू के लिए जब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं, और कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज फॉलोज। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि आपकी जो यहाँ पे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, वैल्यूज़ बाद में निकालेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे किया क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सेम चीज़ें समझाई थी तो वही है, बट उसकी जगह पे अभी टी आ गया है, क्योंकि हम लेके आएंगे स्टेप बाय स्टेप डिराइव करेंगे। सो आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन जनरली जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होगी n-2, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, कहीं की बुक में मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, बट यू नीड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम एज n-2। सो ये वैल्यू आ गई, अभी हमने यही पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। और अल्फ़ा बाई 2 क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फ़ा बाई 2 क्यों लिखा है, ये भी सेम फॉलो करता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है ना आपका ये, दैट्स वाई अल्फ़ा बाई 2। यहाँ और यहाँ ये अल्फ़ा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ये अल्फ़ा बाई 2, ये अल्फ़ा बाई 2, दोनों मिला के अल्फ़ा हो जाते हैं, इसलिए अल्फ़ा बाई 2 लिया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अब वी विल स्टार्ट ओपनिंग अप द फॉर्मूला। टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या कहता है, देखो प्रोबेबिलिटी टी, यहाँ पे इसको भी ऐसे ही रखेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपका क्या कहता है, बीटा टू हैट माइनस बीटा टू अपॉन एस सी ऑफ बीटा टू हैट, बाकी वैल्यूज़ को सेम लिखो, विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, ये आ गया। अब क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, हमें तो सिर्फ यहाँ पे बीटा 2 ही चाहिए, क्योंकि हमें एस्टिमेटर उसी का निकालना है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो ऐसी है डिवाइड में, इसको हटाओ यहाँ से, तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसको दोनों साइड। तो सबसे पहली चीज़ मल्टीप्लाई, ये सब ने स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ है, बट मैं फिर से एक बार करके दिखा रही हूँ। आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, टी अल्फ़ा बाई 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी एस ई बीटा 2 हैट के साथ, लेस देन इक्वल टू बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 टी अल्फ़ा बाई 2 एस ई बीटा 2
हैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, ये भी तो हटाना है, बीटा 2 ही तो रखना है। तो आप क्या करोगे, बीटा 2 हैट को दोनों साइड से क्या कर दोगे, ऐड बीटा 2 हैट, दोनों साइड बीटा 2 हैट को ऐड कर दोगे, लास्ट में माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब ऐड करोगे तो यू विल गेट हियर बीटा 2 हैट माइनस टी अल्फ़ा बाय 2 मल्टीप्लाई में एस ई ऑफ बीटा 2 हैट लेस देन इक्वल टू बीटा 2 ये आ जाएगा आपका बीटा 2 प्लस एस ई बीटा 2 हैट इज ऑल इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया पूरा। कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम किस तरीके से लिखेंगे, लास्ट में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 2। बेसिकली अगर मैं अल्फ़ा को यहाँ पे 0.05 मानूँ तो मैं कह रही हूँ 95% मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल बीटा 2 के लिए क्या होगा, बीटा 2 हैट प्लस माइनस कर दो टी अल्फ़ा बाय 2 साथ में एस ई बीटा 2 हैट। ये प्लस माइनस में मैंने दोनों वैल्यूज़ लिख लिया, प्लस की भी माइनस की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा बीटा 2 के लिए। इसी तरीके से हम बीटा 1 के लिए भी लिख सकते हैं। बीटा 1 के लिए अगर मुझे लिखना हो 100% बेसिकली 1 माइनस %, 1 माइनस अल्फ़ा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 1। बीटा 1 के लिए क्या हो जाएगा, बीटा 1 के लिए हो जाएगा बीटा 1 हैट प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई में एस ई ऑफ बीटा 1 हैट। ये हो जाएगा मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो बेसिकली जो आपकी विड्थ होती है कॉन्फिडेंस इंटरवल की इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर पे डिपेंड करती है। स्टैंडर्ड एरर आपका जितना ज़्यादा होगा आपकी विड्थ भी उतनी ही ज़्यादा होगी और प्रिसीजन उतना ही कम होगा। हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड एरर जितना ज़्यादा उतना प्रिसीजन हमारी कम होती है, स्टैंडर्ड एरर जितना कम उतना हमारा मॉडल प्रिसाइज। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता स्टैंडर्ड एरर पे। ये आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब वापस से आ जाते हैं हम उसी एग्जाम्पल पे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं जो हमें दिया हुआ था, द एग्जाम्पल इज़ वाई आई हैट इज़ इक्वल टू माइनस 0.144। ये एजुकेशन और वेज वाला ही एग्जाम्पल है जिसकी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, वही लिख रही हूँ मैं। एक्स है, ये आपकी वैल्यू है बीटा 1 हैट की और ये वैल्यू है बीटा 2 हैट की यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए भाई क्लास वो निकालो, आप क्या बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन निकालो। वैल्यू आप पॉइंट एस्टिमेशन पता है, इंटरवल एस्टिमेशन निकालो। तो इंटरवल एस्टिमेशन कैसे निकालोगे, इंटरवल एस्टिमेशन के लिए आप क्या करोगे, आपको वैल्यूज़ दी हुई देखो और यहाँ पे इसकी एस सी की वैल्यूज़ भी दी हुई है। स्टैंडर्ड एरर भी दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड एरर है बीटा 2 का वी हैव 0.070 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है, n गिवन है 13, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे, क्या होता है n-2 होता है 11, और आपको मान लो अल्फ़ा दिया हुआ है 5%। जब आपको ये सारी चीज़ें वैल्यू पता है तो आपको t अल्फ़ा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आप टेबल से निकाल सकते हो, t टेबल से बहुत ईजिली। अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा 0.5% का है ना, तो 5% का 0.25 हो जाएगा 0.025, और जब हम इससे वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 2.201।
तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, आई जस्ट हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज़। अब इसके लिए देखो अभी क्या निकाला था, इंटरवल एस्टिमेशन का फॉर्मूला क्या था, β2 प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई में SE ऑफ β2 हैट, यही है सारी वैल्यूज़। अब देखो पीछे β2 की वैल्यू क्या है, β2 हैट की वैल्यू ये है 0.7240, राइट। तो सबसे पहले वैल्यू डाल लेंगे β2 हैट की विच इज़ 0.7240 प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू कितनी है, टी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू है 2.201, राइट, 2.201। और SE की वैल्यू कितनी है, अभी देखो ये रहा स्टैंडर्ड एरर 0.070, 0.0700, ये मल्टीप्लाई में है दोनों चीज़ें आपकी, ठीक है। अब जब हमने इसको सॉल्व किया वी विल गेट, हमें दो वैल्यूज़ पता चल गई, प्लस माइनस लिखा हुआ है, एक बार इन सारी वैल्यू, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो वैल्यू देखो हमारी कुछ इस तरीके से आएंगी 0.5700 और ये आ जाएगा 0.8780। ये मेरा क्या आ गया, दिस इज़ माई इंटरवल एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन किसके लिए, फॉर β2। ये आई थिंक सबको क्लियर होगा कि हम कैसे निकालने वाले हैं। उसी तरीके से β1 का भी निकल जाएगा जब आपको β1 की सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो अभी इस सेक्शन में हमारा काम क्या था, सिर्फ निकालना इंटरवल एस्टिमेशन। लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अभी मैंने कहा था दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इंटरवल एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ लिया, इंटरवल किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं क्या क्या होता है। जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हम इसमें स्टेटमेंट बनाते हैं, दो स्टेटमेंट होती है, दो हाइपोथेसिस होती हैं। तो सबसे पहले जो द स्टेटेड हाइपोथेसिस होती है, जिसको हम स्टेट करते हैं, जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, द स्टेटेड हाइपोथेसिस, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, और इसको हम डिनोट करते हैं H0 से। और दूसरी चीज़ क्या है, जो नल हाइपोथेसिस है आपकी, उसको आप टेस्ट करते हो। नल हाइपोथेसिस इज़ यूजुअली टेस्टेड, इसको टेस्ट किया जाता है अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम डिनोट करते हैं H1 से। जो आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो आपकी दो टाइप की हो सकती है, इट कैन बी सिंपल एंड इट कैन ऑल्सो बी कंपोजिट, दोनों टाइप की हो सकती हैं। सिंपल हो गया, जैसे आपने लिखा β2 की वैल्यू 1.5 के बराबर है तो ये सिंपल है। वहीं आप लिख रहे हो β2 की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 1.5, ग्रेटर भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, तो ये हो गया कंपोजिट। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ आपको कि कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी ले लो, जैसे मैं ये कहूँ कि सेल्फ स्टडी करने से बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, ये मेरी एक थ्योरी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरा YI है बच्चों के मार्क्स और मैंने मॉडल बनाया, और दूसरी है मेरी सेल्फ स्टडी, XI का है मेरा सेल्फ स्टडी। सो मैं कह रही हूँ सेल्फ स्टडी अगर बच्चा एक घंटे से बढ़ा देगा तो उसके मार्क्स जो हैं वो कितने % से बढ़ जाएंगे या कितने पॉइंट से बढ़ जाएंगे, वो मुझे बताया जा रहा है β2 के थ्रू। तो मैं β2 के लिए क्या बनाऊंगी, नल हाइपोथेसिस बना लूँगी कि भाई β2 बहुत सिग्निफिकेंट है और β2 की वैल्यू जो है वो होगी सपोज़ करो 0.90, मतलब 90% चांस है कि भाई इसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। कितने से बढ़ जाएंगे, तो 0.90 से बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये मान लो। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है कि नहीं, 0.90 से नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब इससे कम भी बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, तो ये कंपोजिट वाली है। या फिर मैं डायरेक्टली कहूँ नहीं,
इससे कम ही बढ़ेंगे या इसके बराबर बढ़ेंगे, तो ये वाली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज़ हो जाएगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या, मैंने एक हाइपोथेसिस दे दिया, अब मैं इसको टेस्ट करूँगी कि ये सही है या ये सही है, ये देखना है मुझे। अब ये वाली चीज़ सही है या ये वाली चीज़ सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी था। जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो एक हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, दूसरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसको हम H0 बोलते हैं, इसको H1 बोलते हैं। अब जो हमारी नल हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस है बेसिकली, इसकी दो अप्रोच हैं। हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं। एक हमारी अप्रोच है कॉन्फिडेंस इंटरवल की अप्रोच, जो अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी है कि आप इंटरवल निकालो और उसके थ्रू बताओ कि हाइपोथेसिस सही है या गलत है। और दूसरी है आपकी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच की, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच के साथ जा रहे हैं। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच में भी हम पढ़ रहे हैं टू टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट या फिर टू साइडेड भी बोलते हैं इसको, टू साइडेड हाइपोथेसिस। अब यहाँ हम मान के चलते हैं कि स्लोप कोफिशिएंट, अभी सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी तक हम लेके चल रहे हैं। वहाँ पे जो आपका स्लोप कोफिशिएंट है, स्लोप कोफिशिएंट जो है दैट इज इक्वल टू 0.7240। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ये तो हमें पता है ये वैल्यू β2 हैट की है, लेकिन हम यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जो आपका पॉपुलेशन पैरामीटर है वो 0.5 के बराबर होगा, या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, 0.5 के बराबर नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये हमें टेस्ट करना है। यहाँ पे आपके नल हाइपोथेसिस सिंपल है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंपोजिट है, ये याद रखना। ये टू साइडेड, जब भी इनइक्वालिटी आ गया इसका मतलब हम टू टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं या टू साइडेड टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए पहले ही। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल निकालना है। अभी पिछले सेक्शन में मैं क्लास इंटरवल निकालना सिखा चुकी हूँ। क्लास इंटरवल की अप्रोच देखो कुछ इस तरीके से, मान के चलो ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ये आपकी उसकी लोअर बाउंड है और ये इसका अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। ठीक है, लोअर बाउंड की वैल्यू मान लो ये इस तरीके से आ रही है, β2 हैट माइनस T अल्फ़ा बाई 2 SE β2 हैट। ठीक है, ये मेरी वैल्यू है लोअर बाउंड की। अपर बाउंड की वैल्यू क्या है, अपर लिमिट बेसिकली β2 हैट प्लस T अल्फ़ा बाई 2 SE ऑफ β2 हैट, ये मेरा अपर बाउंड है। सो मैं ये कह रही हूँ कि अभी जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह सारा यूज़ करके क्या कह रहे थे कि भाई 95% प्रोबेबिलिटी है कि मेरी β2 की जो वैल्यू है वो इसके बीच में ही लाई करेगी, ये मेरा मानना है। सो ये मैंने मान लिया। और ये 95% को हम कैसे दिखाते हैं, 100 1 माइनस अल्फ़ा %। ठीक है, मुझे 100 1 माइनस अल्फ़ा % कॉन्फिडेंस है कि मेरी β2 की वैल्यू इन दोनों के बीच में ही क्या करेगी, लाई करेगी। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, अगर मेरी वैल्यू इसके बीच में लाई कर गई तो हम इस केस में क्या करेंगे, वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे ही नहीं, हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि सही बात है, नल हाइपोथेसिस में भी तो हम यही कह रहे हैं कि वैल्यू लाई करेगी इसके बीच में। सो अब देखते हैं आपके, मैंने अभी वी हैड द वैल्यूज़ ना, हमने वैल्यूज़ निकाली थी, देखो ये रही, ये वैल्यूज़ निकाली थी हमने। तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख रही हूँ 5, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0.5700 और इसकी वैल्यू है 0.8780। अब मुझे चेक करना है कि एक्चुअल में हमें रिजेक्ट करनी है या फिर एक्सेप्ट करना है हाइपोथेसिस को। ठीक है, हमने अपने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में क्या लिया है, अभी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में हमने H0 क्या लिया था, β2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0.5, और ऑल्टरनेटिव में क्या लिया था, कितनी आनी चाहिए, 0.5, राइट। सो यहाँ पे आपको पता है कि व्हाट इज़ द क्लास इंटरवल। अब मुझे बताओ ये 0.5
क्या इन दोनों बीच के वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है? कहीं पे भी लाई कर रहा है ये? नहीं, इसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा और 0.8 से कम। 0.5 तो यहाँ कहीं आएगा, तो ये इस वाले रीजन के तो बाहर चला गया ना। इस वाले ये जो मेरा रीजन है इसके तो बाहर इधर आ गया ये। इसके अंदर रहता तो मैं एक्सेप्ट कर लेती किसको, नल हाइपोथेसिस को, लेकिन इसके बाहर चला गया तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग ईजी हो गई। डिसीजन हम किस तरीके से लेंगे, व्हाट विल बी द रूल फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर हम रूल की बात करें यहाँ पे, तो रूल को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट 100 1-α% कॉन्फिडेंस इंटरवल। सबसे पहले आप क्या करो, कंस्ट्रक्ट करो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल, किसके लिए, फॉर β2, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया, पूरा प्रोसेस बता दिया था मैंने कैसे कैलकुलेट होता है। सो अंडर नाउ if β2 अंडर नल हाइपोथेसिस जो β2 है फॉल्स within this confidence interval, then do not reject null hypothesis. But if it falls outside this interval, अगर ये इसके बाहर लाई करता है तो उस केस में आप क्या करोगे, you will reject the null hypothesis. So decision making हम इस बेसिस पे करते हैं. So अगर हम रूल दोबारा से इजी लैंग्वेज में बेसिकली समझना चाहें, ये मेरा अगर क्लास इंटरवल है, इसके बीच में अगर लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, do not reject, रिजेक्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर बाहर लाई कर रहा है, देखो इनसाइड अगर लाई कर रहा है या फिर इन बिटवीन लाई, विद इन लाई कर रहा है, इनसाइड या फिर विद इन CI लाई कर रहा है तो डू नॉट रिजेक्ट करेंगे. और आउटसाइड लाई कर रहा है, अगर आउटसाइड CI, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को. जब हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, उस केस में क्या होता है, हमारा जो β2 होता है वो क्या होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है. और यहाँ इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट. ये सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट आगे जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा. बट दिस इज़ द रूल जो कि हम फॉलो करते हैं. ये हमारा 2 साइडेड था. अगर 1 साइडेड की बात की जाए तो 1 साइडेड में हमारा किस तरीके से स्टेटमेंट बनेगी, जैसे नल हाइपोथेसिस में मैंने लिखा β2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.5 होनी चाहिए और h1 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 5. इस केस में भी आप देखो ज़रा वैल्यू, जहाँ पे मैं इस केस में भी ये 0.57 है और ये है. हम कह रहे हैं β2 लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, ना तो इक्वल टू 0.5 है ना ही लेस देन है. तो यहाँ पे भी हम रिजेक्ट करेंगे. इस केस में भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग. जब हम इंटरवल एस्टिमेशन यूज़ कर रहे हैं तब. अगले जो टॉपिक होगा उसमें हम सिग्निफिकेंस अप्रोच पढ़ेंगे.